अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 45 मिनट्स के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, कोरोना वायरस जितना मुहलिक है इससे हम सब आगाह हैं, लेकिन अभी तक हमारी एक बड़ी आबादी जो है थर्ड वेव को संजीदगी से नहीं ले रही है, जिसमें लोगों की अमवात ज़्यादा हो रही हैं और ट्रांसमिशन भी बहुत ज़्यादा हो रही है। आज हम चाहेंगे कि आज के प्रोग्राम में बात करें कि इस वक्त कोरोना वायरस किस तरह से तबाही मचा रहा है, और ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं, यहाँ पर कितने लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं, कितने लोगों की अमवात हो रही है, हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो इस वक्त कितने प्रेशर में है, और खुदा ना खासा अगर ये ट्रांसमिशन इसी तरह से होती रही तो आने वाले दिनों में क्या सिनेरियो होगा। गवर्नमेंट क्या इकदाम कर रही है उस पर भी हम बात करेंगे, और वायरोलॉजिस्ट भी इसमें हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे। उनसे भी हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये वायरस जो है कितना मुहलिक है और ये किस तरह से इवॉल्व हो रहा है। आगे आने वाले दिनों में क्या हमें बहुत सालों तक इसके साथ रहना पड़ेगा? अगर एक लंबे अरसे तक हम इसके साथ रहना है तो फिर हमें अपनी जिंदगी को तब्दील करना पड़ेगा, अपने माइंड सेट को भी चेंज करना पड़ेगा। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात होगी, और हम वैक्सीन के हवाले से जरूर बात करेंगे प्रोग्राम में, खासतौर पर क्योंकि पाकिस्तान में इसके हवाले से भी थोड़े से डाउट्स हैं और लोग अभी तक इसकी तरफ नहीं आ रहे हैं। वैक्सीन की इफेक्टिवनेस भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस होगी, और मैं इस वक्त जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनका आपसे तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर ज़हीम ज़िया साहब, और डॉक्टर साहब जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इस्लामाबाद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर नाजिश बोस्तान साहिबा, और ये वायरोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाजिश साहिबा। मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर ज़हीम साहब से हम आगाज कर लेते हैं। सर, इस वक्त थर्ड वेव के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं, मैं ये चाहूँगी कि करंट सिनेरियो की थोड़ी सी बात करें कि इस वक्त सिचुएशन क्या है, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कितने लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं, और हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो इस वक्त कितने प्रेशर में है। बहुत शुक्रिया। ये एक चूँकि जो पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव में जो बहुत बड़ा फ़र्क है वो यही है कि जो परसेंटेज पॉजिटिविटी है और जितने लोग एक्टिव केसेस हैं किसी भी इलाके में, और या फिर जितने भी उसके अगेंस्ट जो पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, किसी भी इलाके में जो पेशेंट हॉस्पिटल आने की जो तादाद होती है वो उसकी एक्टिव केसेस डिफ़ाइन करते हैं और उसकी पॉजिटिविटी रेट डिफ़ाइन करती है। अभी चूँकि थर्ड वेव जो है इसमें एक बहुत बड़ा डेंजरस ट्रेंड ये है कि कंटिन्यूसली पिछले तकरीबन 20-25 दिनों से पॉजिटिविटी जो है 10 से ज़्यादा या 10 के अराउंड रही है। तो उससे क्या होता है कि किसी भी टाइम जो है पॉजिटिव केसेस की तादाद जब बढ़ती है तो उसके अगेंस्ट हॉस्पिटल के अंदर केसेस आते हैं, तो हॉस्पिटल्स के अंदर प्रेशर बढ़ने लगा काफ़ी हद तक। हम चूँकि पिछले 1.25 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं तो हमें पहली वेव और दूसरी वेव में इतने मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा। फॉर एग्जांपल एक दफ़ा 771 तक गए इस्लामाबाद के हद तक अगर मैं बात करूं, और फिर 550, लेकिन पिछले 20 दिनों से लगातार 700-800 की तादाद पे जो केसेस आ रहे हैं वो बहुत शदीद हाल कशीदा हो सकता है बहुत हद तक। लेकिन हम चूँकि आपको पता है कि ये एक ट्रेंड है और हम ये लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कुछ इस तरह के रवैये इख्तियार करें कि जिसके ज़रिए वो उस जो चेन को ब्रेक कर सके, जो इन्फेक्शन का जो चेन है बाय SOPs फॉलो करके लोगों के साथ मतलब सोशल डिस्टेंसिंग करके और अपना सैनिटाइज करके बग़ैर वजह के घर से बाहर ना निकले, तो हम बहुत हद तक इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और वैक्सीन के हवाले से क्या रिस्पांस आ रहा है लोगों का, किस से ये सारा अभी तक बहुत हद तक जो हमने जो हमारा रजिस्टर्ड जो पॉपुलेशन है और उसमें फिर स्केड्यूल्ड पॉपुलेशन है, होता यह है कि 50 से 60 साल के लोग सिर्फ रजिस्टर हुए, अभी वो अलाउड जो ही होंगे तो वो वैक्सीनेट होंगे। 60 से लेके 65 तक रजिस्टर्ड एंड स्केड्यूल्ड है, जिनकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वैक्सीनेट हो चुकी है। इस्लामाबाद के खत बिल्कुल मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, और 65 प्लस जो है वो वॉक इन है। तो हम जो डिसेबिलिटी है या फिर 65 प्लस लोग हैं वो हमारे किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर में इस्लामाबाद में हो या किसी और प्रोविंस में हो जो 65 हो, तो वो कहीं पे भी जाके अपना वैक्सीन लगवा सकते हैं। और 1166 पे अपनी बिल्कुल बिल्कुल पहली बात तो ये है कि 1166 के ऊपर अपना ID कार्ड देखेंगे तो आपको एलिजिबिलिटी देंगे कि आप एलिजिबल हैं और आपको डेट से आगाह किया जाएगा, और फिर वो ये भी कहता है कि अपना फलां कोड के जरिए अपना सेंटर चेंज करा सकते हैं। दूसरा जो मैसेज होता है वो ये कहता है कि आप क्या इस ID कार्ड के अगेंस्ट फलां वाले दिन फलां वाले सेंटर पे आपका वैक्सीनेशन, तो ये स्केड्यूल होता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं कि जब पहला मैसेज आता है वो कहते हैं कि क्योंकि 60 से 65 साल के लोग जो स्केड्यूल्ड है, इसमें एक बहुत अहम चीज़ वो ये है कि आपने देखनी है कि 60 से 65 साल का बंदा स्केड्यूल्ड होगा तो वैक्सीनेट होगा,
ठीक है, वो हेल्थ ये जरूरी वर्कर्स के लिए भी है। यही हाँ, रूल है। फिर आप वैक्सीनेशन स्केड्यूल से एक दिन पहले वैक्सीन नहीं लगवा सकते, लेकिन एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद लगवा सकते हैं। यानी पहले नहीं हो सकता। जब पहले नहीं हो सकता। दूसरी डोज 21 दिन के बाद लगेगी तो 21 दिन से पहले नहीं आपको लग सकती, 2-3 दिन के बाद लग सकती नहीं, है। पहली डोज भी अगर आप मिस करते हैं, फॉर अच्छा, दोनों एग्जांपल, डोज। हाँ, ठीक है। पहली डोज अगर आपकी कल है तो आज आप वैक्सीन नहीं लगवा सकते, लेकिन उसके बाद लगवा सकते हैं। अच्छा, ये भी मुझे थोड़ा सा बता दें, अगर आप 3-4 दिन 5 दिन लेट हो जाते हैं तो उसका कोई इशू तो नहीं है? रिकमेंडेड ये है कि मतलब Time चूंकि पे। आपको पता है कि हमारा स्केड्यूल और हमारे सेंटर्स बहुत बिजी होते हैं, तो ड्यू स्केड्यूल के ऊपर जाए कि ज्यादा बेहतर रहता है। लेकिन अगर कोई मजबूरी है, हफ्ता 5 दिन लेट हो जाए, तो वो फिर मजबूरी है, तो फिर भी मतलब यानी एक्सेप्टेबल है कि बिल्कुल किसी ना किसी हद तक बिल्कुल हम बाद में लगवा सकते हैं, बिल्कुल लेकिन कोशिश ये करें कि टाइम पे लगवाएं। और प्लस हम आप लोगों के थ्रू ये लोगों को जरूर कहना चाहते हैं कि आपके घर में, हमसाये में, रिश्तेदारों में अगर कोई इस तरह का बंदा हो जो 65 साल से जायद हो, जो आपका रिश्तेदार ना भी हो लेकिन 65 साल से जायद हो, तो उनको ये जरूर पैगाम दे कि जाके करीबी सेंटर से मुफ्त वैक्सीन लगवाएं। और ये वैक्सीन यानी लोगों को बताएं इस हवाले से, बिल्कुल आगाही सही होनी बात, चाहिए। बिल्कुल ठीक सही है, डॉक्टर नाजिश साहिबा, आप थोड़ा सा वैक्सीन की इफेक्टिवनेस के हवाले से मुझे बता दीजिएगा। हमारे यहाँ बहुत डाउट हैं, लोग जो हैं वो वैक्सीन करवाना नहीं चाह रहे, उन्हें डरते हैं। जाहिर है कि एक नई चीज़ है, हर जगह पर ऐसा होता है। हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा एक रिलेक्टेंट बिहेवियर हमें जिसको हम फेस कर रहे हैं, इसकी इफेक्टिवनेस के हवाले से बताइएगा। और दूसरा मुझे ये बताएं कि अगर ये वायरस इवॉल्व होता है, जैसे कि हम सब जानते हैं एक लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस है कोरोना वायरस की, जब हम बात करते हैं तो फिर हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा अपनी वैक्सीन को भी, और उसके बाद फिर वो इफेक्टिव होगी? देखें, करंटली तो ये सिचुएशन है कि जिस तरह अब वायरस की वैक्सीन्स हैं, वैक्सीन्स की एक ह्यूज वैरायटी अभी तक एफडीए ने अप्रूव कर दी हुई है। अराउंड देयर आर मोर देन 10 वैक्सीन्स जो कि इस वक्त यूनिवर्सली अवेलेबल हैं। ठीक है, उनमें से कुछ जो हैं वो आरएनए बेस्ड वैक्सीन्स हैं, कुछ इनएक्टिवेटेड हैं, एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स हैं। वैक्सीन्स अच्छे तरीके से एडमिनिस्टर हो रही हैं, यानी जो उसके इफेक्ट्स बंदों को फील होते हैं, पॉपुलेशन को, जब वो वैक्सीनेट होके आते हैं उसके बाद उन्हें महसूस होता है कुछ लाइक डिजीनेस हो रही है या अदर सिम्टम्स आ रहे हैं, वो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि वैक्सीन अपना काम कर रही है। वैक्सीन बॉडी में गई है और उसके अगेंस्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम एंटीबॉडीज़ बनना शुरू होंगी, और वो एंटीबॉडीज़ बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, तो जो लोग भी वैक्सीनेट हो रहे हैं उन्हें घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है कि भाई हमें ज़्यादा हम बीमार हो गए हैं या ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं। वैक्सीन के आते हैं टाइम्स सिम्टम्स ना। और दूसरी बात यह है कि वायरस एवोल्यूशन की जहाँ तक बात है, जब भी आप वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवाते हैं किसी भी पॉपुलेशन में, तो उस वैक्सीन का इम्यून प्रेशर बिल्ट होता है उस वैक्सीन के ज़रिए वायरस पे। जब वायरस पे इम्यून सिस्टम प्रेशर बिल्ड करता है तो वायरस ने भी क्योंकि सरवाइव करना है, वायरस क्या करता है कि वो उस प्रेशर के अगेंस्ट इवॉल्व होना शुरू होता है। अब सार्स कोरोना वायरस 1 में और कोरोना वायरस 2 में मेजर डिफरेंस ही इसकी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का है। ओके, बाकी जो आपके ओपन रीडिंग फ्रेम्स थे सार्स कोरोना वायरस 1 के और 2 के, दोनों के सेम थे ऑलमोस्ट, विद स्लाइट मॉडिफिकेशंस इन कोरोना वायरस 2। और प्लस ये कि उसकी जो आपके नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं वो भी एक जैसी हैं तकरीबन। अब आ गया मेजर फर्क किस जगह पे आ रहा है। फर्क आ रहा है आपकी वायरस की स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स में, पर्टिकुलरली जो स्पाइक रीजन है जिसके अगेंस्ट जहां से वायरस ने बाइंड होना है रिसेप्टर के साथ। जो ACE2 रिसेप्टर है उसके साथ वायरस जब बाइंड होता है और बाइंड होने के बाद कुछ तब्दीलियां आती हैं, कन्फर्मेशनल चेंजेस होती हैं, उन तब्दीलियों की वजह से वायरस सेल के अंदर चला जाता है। और उसके बाद फिर क्योंकि ये एक RNA वायरस है, सबसे पहले ये प्रोटीन बनाएगा। अदरवाइज वायरस जाके सबसे पहले ट्रांसक्राइब होता है, उसके बाद प्रोटीन्स बनती हैं। लेकिन क्योंकि ये RNA है तो ये पहले प्रोटीन्स बनाएगा और फिर उसके बाद इसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी। अब ये वायरस रिलेटिवली दूसरे वायरसेस से बड़ा है साइज में। कोरोना वायरिडी फैमिली के मेंबर्स साइज वाइज अगर हम कंपैरिजन करें तो हेपेटाइटिस बी वायरस, सी वायरस, पोलियो माइलेटस, इन सबसे बड़ा है ये साइज में। एरोसोल्स की फॉर्म में भी हवा में सस्पेंड रहता है, उसके बाद ड्रॉप डाउन हो जाता है, इसीलिए सरफेसेस को क्लीन करने का कहते हैं। तो अब इसका ये है कि जब वायरस ने इवॉल्व होना है तो सबसे पहले जब प्रेशर आएगा तो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगी इसकी सरफेस पे, और वो जब स्ट्रक्चर मॉडिफाई हो जाता है तो लामहला
कुछ ना कुछ escape variants जनरेट होंगे जो हम वायरोलॉजिस्ट अज्यूम करते हैं कि escape शायद कर जाएगा वायरस इसको ना वैक्सीन को। तो फ्यूचर में लेट्स सी, इट विल बी चैलेंजिंग। चैलेंजेस वक्त के साथ साथ पता चलेगा जी इंशाल्लाह ताला। वी लाइक एक्सपेक्ट फ्रॉम अल्लाह अलमाइटी के चीज़ें बेहतर उसमें चलें, लेकिन ये है कि हमें खुद भी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, एहतियात करनी पड़ेगी, वैक्सीन को सीरियसली लेके लगवाना पड़ेगा। और जो SOPs गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो जाहिर है हम सबकी भलाई के लिए, हम लोगों की बेहतरी के लिए हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर ज़हीम साहब, मुझे अब ये बताइएगा थोड़ा सा कि थर्ड वेव की ट्रांसमिशन कितनी ज़्यादा आप देख रहे हैं? फर्स्ट और सेकंड की आपने भी बात की कि उसमें इतने ज़्यादा आप लोग भी परेशान नहीं हुए थे, अब थर्ड की जो है ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा है, उसमें क्या डिफरेंस देखते हैं? फिर वैक्सीनेशन करवाने के बाद कितने % चांसेस होते हैं कि आपको ये वायरस अटैक करेगा, ये भी मुझे बताएं। और दूसरा एज का थोड़ा सा, कि अगर कुछ लोग बीमार हैं या खुदा न खास्ता थोड़ा सा इन्फेक्शन मौजूद था आप में, आपने वैक्सीन लगवा लिया और उसके बाद आप पे वायरस ने अटैक किया, तो वो भी कन्फ्यूजन लोगों में होती है। जो इस की पॉजिटिविटी है वो मैटर करती है, क्योंकि किसी भी इलाके में कि कितने टेस्ट हुए, उसके अगेंस्ट कितने लोग पॉजिटिव आए और वो किन बुनियादों के ऊपर टेस्ट हुए, क्या वो प्रिस्क्राइब थे, वो डेटा का अपना एक सैंपल कलेक्शन का अपना एक बायस भी होता है। अगर तमाम हॉस्पिटल्स का डेटा होगा तो उसकी पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी, लेकिन आप रैंडम सैम्पलिंग को साथ ऐड करें तो आपको माशरे में जनरली इसका स्प्रेड कितना ज़्यादा है ये भी हमें पता लगेगा। चूँकि हमारी टीमें ये काम करती रहती हैं, रैंडम सैंपल्स भी करती हैं, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग भी करती हैं, और ये सबसे बड़ा एलिमेंट होता है कि एक बंदे से जो मिला कोई तो उसको वो हमें बताता होता है कि मैं फला से मिला था, तो फिर हमारी टीमें उनको जाके ट्रेस करती है, इसको कहते हैं कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग। ये काम चल रहा होता है। अच्छा, जो पॉजिटिविटी और जो स्प्रेड है वो इसका ज़्यादा इसलिए है कि एक तो इसमें दे हैव टेंडेंसी, मेरे ख्याल में हमारे साथ एक्सपर्ट बैठी हैं, इसमें टेंडेंसी ज़्यादा है कि ये ज़्यादा इसका आर नॉट फैक्टर जो है ज़्यादा होता है कि एक से ज़्यादा बंदों को फैल सकता है। पिछली दफ़ा में हमने जो चीज़ देखी थी वो ये थी कि एक ही घर में 2 बंदों को पॉजिटिव हुआ, 2 को नहीं हुआ, लेकिन इस मतलब जनरली जो हमने ट्रेंड देखा उसमें कि सबको एक मतलब हो जाए तो बाकी यानी को भी एक शख्स बीमार हो रहा है तो बाकी सब भी वो उसमें आ रहे हैं, और उसी की वजह से पॉजिटिविटी और वो जो फैक्टर जो है वो बढ़ गया। दूसरी बात जो है वैक्सीन के हवाले से, मेरे ख्याल में वैक्सीन लगवाने के बाद एक ख़ास लेवल ऑफ सेफ्टी होती है। वो हर वैक्सीन की हर कंपनी की जो जहाँ पे प्रोड्यूस हो उनकी अपनी कुछ स्पेसिफिकेशंस होती है, उसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी होती है। आई थिंक अपार्ट जो वैक्सीन जो है, एनी वैक्सीन इज बेटर देन इज नो वैक्सीन। ये अगर आपको कोई भी वैक्सीन इस तरह की मिलती जो कोविड-19 अप्रूव्ड है और आपके लीगली मार्केट में आई हुई है, तो मेरे ख्याल में हमें उसको लेना चाहिए क्योंकि बाज़ वैक्सीन की जो वो है सेंसिटिविटी 70 है, किसी की 80 है, किसी की 90 भी है, 90 तक भी है। तो वैक्सीन जो है, फिर हम एक असूल कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी का। अगर 100 में से अगर 100 बंदों को वैक्सीन लगती है उसमें 20 को असर ना भी करे लेकिन 80 को करे, तो लेकिन वो 80 का जो इम्यूनिटी है वो बाकी 20 को भी असर करती है कि वो फिर बचे रहते हैं। ओके, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि अगर कुछ लोग, जैसे मैंने कहा कि उसके बाद भी शिकार हुए, वायरस ने उन पर अटैक किया वैक्सीन के बाद भी, तो क्या ये ज़रूरी है कि हम वैक्सीन करवाने से पहले अपने टेस्ट करवा लें? ये बहुत अहम वो सब्जेक्ट इसलिए भी है कि आप देखें, हमने जब कहा कि 70 और 80% है, तो उसमें होता ही है कि 100 में से जो 20 बंदे हैं हो सकता है या 10 बंदे हो सकता है उनको दोबारा आपको मालूम ना हो। हाँ, मतलब टेस्ट पॉजिटिव भी आ सकता है। लेकिन उसके ऊपर फिर हमारी जो साइंटिफिक स्टडीज है वो ये कहती है कि जो सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स है या फिर जो उसको रिस्पॉन्ड करने की वो जो वो होती स्ट्रेंथ होती है वो शायद ज़्यादा बेहतर, क्लिनिकल आउटकम ज़्यादा बेहतर रहता है एज अपोज टू एज समबडी जो जिसको वैक्सीन ना लगी हो और उसको कोरोना वायरस हो जाए, तो फिर उसके क्लिनिकल आउटकम्स हम देखते हैं कि उसको क्या सिम्टम्स है, किस सिवियरिटी पे आया, क्या वो वेंटिलेटर पे गया या उसका इंतकाल हो गया। तो इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव एविडेंस मौजूद है कि वैक्सीन लगे हुए बंदों को क्लिनिकल सिम्टम्स का इतना ज़्यादा नहीं आता बिल्कुल। तो बहुत सारे लेवल्स पे हमें जब वैक्सीन लगवाने से पहले ये चीज़ ज़रूर देखना चाहिए कि कुछ इस वैक्सीन के हवाले से अपने डॉक्टर से जो हम उसको कहते हैं कोमोर्बिडिटीज़ के साथ जो मुख्तलिफ बीमारी, रीनल फेलियर के पेशेंट्स हैं, रेस्पिरेटरी, अपने डॉक्टर से मशवरा करें। बिल्कुल जाएं, हमारे जो सेंटर्स हैं वहाँ पे भी डॉक्टर्स मौजूद हैं।
24 घंटे पहले यानी अपना चेकअप करवाएं अपने नहीं डॉक्टर नहीं से। देखें, आप वहाँ पे जब जाएंगे तो वहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद हैं। ठीक हो गया। हम टीवी पे बैठ के ये नहीं कह सकते, लेकिन आपके जो वहाँ पे सेंटर्स हैं वहाँ पे जाके डॉक्टर से कंसल्ट, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये सबसे जरूरी है, अपने डॉक्टर से। अभी आप समझते हैं ना आपकी अभी सिचुएशन तक क्या? बहुत ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इस्लामाबाद की हद तक मैं अगर बात करूँ, मैं फिगर्स नहीं कोट करता, उसमें से कोई एक कॉम्प्लिकेशन हमें नहीं आई। वो माइनर जो जहाँ पे वैक्सीन लगा वहाँ पे दर्द हुआ या फ्लेयर बना, ये हल्का फुल्का बुखार हुआ, हो गया, मतलब थोड़ा जिस्म में बहुत, दर्द Vertigo हुआ, हो गया। अब मतलब थोड़ा सा वर्टाइगो हो ये तो गया, normal चीज़ है। टेकिकार्डिया हो गया, ये हो जाती है। और हम इसको मैनेज भी प्रॉपरली करते हैं क्योंकि हमारे डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी होते हैं, हम इसको इफी मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है। लेकिन उसके अलावा कोई इस तरह का मेजर हमें कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। ठीक है। डॉक्टर नाजिश साहिबा, आप हमें ये बताइए कि क्या हम ये समझें कि इस वक्त ओवरऑल एक परसेप्शन है कि हमें बहुत अरसे तक इस वायरस के साथ रहना है और इसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, बल्कि अब तो ये कहा जा रहा है कि जंगों और या दीगर चीज़ों से लोगों की अमवात कम होंगी, इन वायरसेस से ज़्यादा होंगी फ्यूचर में, कुछ इस किस्म की पिक्चर जो है वो हम देख रहे हैं या बताया जा रहा है। आप हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकती हैं कि क्या ऐसी ही सिचुएशन है? अगर ऐसे ही हमें कई साल तक इसके साथ ही रहना है तो फिर किस किस्म का लाइफस्टाइल हमें अपनाना होगा? जिस तरह वायरसेस हैं वो सारे के सारे ही एवोल्यूशन की फेजेस में होते हैं। इवन जो पास्ट में वायरसेस रहे हैं और जिनको हमने इरेडिकेट कर लिया है, अब आफ्टर मैनी जनरेशंस, अब जब बहुत अरसा पहले आपको पता है हमारे पास इरेडिकेटेड वायरसेस में स्मॉल पॉक्स का वायरस था, अब की जो जनरेशन हैं वो उसके लिए अगेन ससेप्टेबल हैं। और क्योंकि वो वायरसेस जिनका जूनोटिक पोटेंशियल होता है, पर्टिकुलरली ये कोरोना वायरिडी के मेंबर्स हो गए और बहुत सारे वायरसेस हैं जो कि एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में जंप कर जाते हैं, उन वायरसेस के लिए ये चैलेंजिंग होता है कि वो आ सकते हैं दोबारा। अब कोरोना तो ऑन गोइंग है, लाइक इट स्टार्टेड बैक इन अक्टूबर ऑफ 2019, वुहान से शुरू हुआ। वहाँ से अब तक आप देखिए कि इसकी कहीं भी आप ग्लोबली कोई भी कंट्री इस वक्त तक 100% फ्री नहीं है, सिवाय इसके कि कुछ लाइक न्यूजीलैंड वगैरह हैं, वहाँ पे नंबर ऑफ रिपोर्टेड केसेस बहुत रिड्यूस हो गए थे। बाकी हर जगह पे फर्स्ट वेव आई, सेकंड वेव आई, थर्ड वेव आ रही है। प्लस इसकी जो यूनिक फीचर है, जो मुझे ज़रा लाइक इट सीम्स अमेजिंग टू मी, कि वो सीजनैलिटी एसोसिएटेड नहीं है। बाकी तमाम वायरसेस में जो ट्रेंड्स मैं लाइक वायरोलॉजिस्ट होने की कैपेसिटी में जो हम देखते हैं जनरली, और ख़ास तौर से आरएनए वायरसेस में भी, ये है कि कुछ समर सीजन के वायरसेस हैं, गर्मियों में ज़्यादा हैं, कुछ विंटर में हैं, कुछ बरसात के मौसम के हैं। लेकिन इसके बारे में मुझे बहुत सरप्राइज हुई थी मैं जब पहली दफ़ा विंटर में जब ये शदीद हुआ, और उसके बाद मुझे था कि शायद समर में ये वायरस जो है वो रिड्यूस होगा, लेकिन सेकंड वेव आ गई। उसके बाद फिर ये थ्रू आउट द विंटर तक भी चलता गया, यानी पाकिस्तान में किसी वक्त में भी ये नहीं हुआ कि ये बहुत कम लेवल पे चला गया हो, 2-3% तक गया रिड्यूस होके भी। और अब जो तीसरी वेव आई है, मौसम के साथ, जो वेदर के साथ, उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वेदर के साथ नहीं है कि सर्दियों में या गर्मियों में कुछ फर्क होगा, किसी भी किस्म का वेदर के साथ ये लिंक नहीं है कहीं से भी, क्योंकि वेव्स इसकी और वीक्स हर उसमें आ रही हैं। अब खुदा ना खासा फोर्थ वेव भी हम एक्सपेक्ट करें जो देखिए, अब तक की सूरत हाल है? मैं सोचती हूँ आपको ऐसा मुझे उसकी तरफ भी जाएंगे? मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर इस स्टेज पे अच्छी वैक्सीनेशन मिल जाती है ना पॉपुलेशन को, और हम अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं, हर्ड इम्यूनिटी अचीव होती है एट 50% ऑफ पॉपुलेशन, अगर वो 50% पॉपुलेशन का टारगेट अचीव हो जाता है तो फिर तो इंशाल्लाह हम कह सकते हैं कि ये खत्म हो जाएगा या बहुत रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन बहुत रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि देखिए 50% पॉपुलेशन अगर इम्यूनाइज्ड हो जाती है तो उसका मतलब है कि आपने वो अपने टारगेट्स अचीव कर लिए, आपके अंदर एक हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता और वायरस जो है वो इवॉल्व कर जाता है और हर्ड इम्यूनिटी भी एक्वायर नहीं होती, फिर हम कह सकते हैं कि लॉन्गर रन में वायरस साथ चलेगा। लेकिन अब कमिंग कुछ सालों तक तो हम यही एज्यूम करते हैं कि वायरस रहेगा, और इसी तरह से हमें मास्क पहनना है, सैनिटाइजर्स का
यूज करना है, उसको बरकरार रखें, सरफेसेस को क्लीन करना है, इसके साथ ही रहना है, हमें इसकी आदत हो जानी चाहिए। ये ना सोचें कि अब थोड़ा सा बेहतर हुआ तो बस ठीक है, नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल, यानी अभी आप ये नॉर्मल है अब हमारा, करंट नॉर्मल यही है New कि वी normal हैव ये टू, है यस वी हैव टू वियर द मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, नो हैंड शेकिंग एंड ये चीजें आपको मेंटेन कर। डॉक्टर ज़हीम साहब, बच्चों के हवाले से एक बड़ी कंफ्यूजन थी, बल्कि हमने पिछले लास्ट वीक में एक प्रोग्राम भी किया जिसमें प्राइवेट स्कूल्स के जो ओनर्स हैं उनका ये कहना है कि ये स्पेकुलेशंस हैं, बच्चों में नहीं है ये, जो खास तौर पर अब जो स्ट्रेन हम देख रहे हैं थर्ड वेव की, तो अब हकीकत क्या है, किस एज ग्रुप को आप ये समझते हैं कि ज्यादा मुतासिर कर रहा है कोविड? बात तो ये है कि वायरस ना कोई एज देखता है ना कोई जात पात देखता है, वेरी फ्रैंकली। जो हमारे जो डेटा है, जो ओवरऑल जो डेटा है सेज के हर उम्र के लोगों को ये वायरस डायग्नोज हो सकता है, चाहे वो 1 दिन से लेके 10 साल तक के बच्चे हो या 10 साल से लेके 20 से 30। सबसे जो ज्यादा इन्वॉल्व रही है इसके अंदर वो 31 साल से लेके 45 साल तक की उम्र के लोग हैं और वो मेल्स हैं। और ये थर्ड वेव खास तौर पे ये शुरू से ट्रेंड ओवरऑल बात करें, ये ट्रेंड देखें, हमारे पास डेटा पूरे का पूरा व्हेन वी लुक एट एनालाइज करते हैं तो उसमें हमारे पास हमें पता लगता है कि 31 to 45 इयर्स के लोग जो है वो मोर ससेप्टेबल है, मल्टीपल रीजंस है, बाहर जाते हैं, हाउस होल्ड जो काम होता है या फिर जॉब रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं। इसमें एक और चीज जो है ना, इसमें 30% खवातीन इन्फेक्ट हुई है, 70% मैन इन्फेक्ट हुए, जो डेटा हमारे पास मतलब बहुत सारे एविडेंस के साथ जो सपोर्ट, लेकिन 30% अच्छा। अब यहाँ पे एक इशू ये है कि जो हम बच्चों की बात करते हैं तो ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, बच्चे हैव बीन अ सोर्स ऑफ यू नो स्प्रेड एज वेल। वो डायग्नोज उनके अंदर, हाँ क्लिनिकल आउटकम्स जो है वो डिफरेंट है बड़ी उम्र के लोगों से, लेकिन वो एक बहुत बड़ा सोर्स भी होते हैं कि उसको एक से दूसरे बंदे को स्प्रेड कर सके। हमारा जो डेटा कहता है वो ये कहता है कि ऑलमोस्ट 9 to 10% हर डायग्नोसिस के अंदर बच्चे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिविटी पे डिपेंड करता है और नंबर ऑफ केसेस इन अ डे पे डिपेंड करता है कि आज 600 बच्चे 600 अगर टोटल केसेस है इस्लामाबाद में, उसमें से कभी 100 बच्चे होते हैं, कभी 80 बच्चे होते हैं। तो ये शुरू से रहा है ये ट्रेंड, ये कोई नया इस तरह का ट्रेंड नहीं है कि जिसके अंदर बच्चों के ऊपर इसने स्पेसिफिकली किया हो। ये मैंने पहले भी इसको मैंने ब्रेक करने की कोशिश की इस नोशन को। लेकिन हमने देखा कि फर्स्ट या सेकंड में लोग इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि बच्चों में ये कहा जा रहा था। अमूमन एक लोगों का ये कॉन्सेप्ट था कि बच्चों में नहीं है। इसमें दो चीजें देखें, एक तो होना डायग्नोज होना और उसके क्लिनिकल आउटकम्स या उसके जो नताइज हैं। जी जी बिल्कुल। बच्चों के अंदर बहुत माइनर सिम्टम्स होते हैं या एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स हैं, बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स भी होते हैं, लेकिन उसमें बहुत कम को बुखार भी हुआ, मतलब थोड़े मोड़े इस तरह के सिम्टम्स भी आए, लेकिन उनके क्लिनिकल आउटकम्स बेहतर रहे। बहुत रेयर मोर्टेलिटीज है इसके अंदर अगर ग्लोबल डेटा भी देख लें तो। लेकिन देयर इज अ सोर्स, देयर कैन बी अ सोर्स ऑफ, क्योंकि हर बच्चा हर घर से हर स्कूल जाता है, तो वही बच्चा हर बच्चे से मिलेगा तो हर बच्चा वापस घर जाएगा, हर मोहल्ले में जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमें थोड़ा सा बता सकते हैं आप, वैक्सीन के हवाले से भी लोग ये समझना चाहते हैं कि कौन सी वैक्सीन ज्यादा बेहतर है, कौन या दोनों के मिले जुले असराती हैं, रशियन भी प्राइवेट साइड उनको अलाउ। पहली बात तो ये है कि वैक्सीन जो है ना, वैक्सीन आर वेरी इंपॉर्टेंट जो करंट सिचुएशन में। हम शायद किसी वैक्सीन का स्पेसिफिकली नाम वो नहीं, जो भी आपको अवेलेबल जो भी अवेलेबल है, वट एवर द वैक्सीन इज अवेलेबल, प्लीज गो फॉर इट। बट ऑथेंटिसिटी और उसके लिए जो है जरूरी है कि आपको पता हो कि वैक्सीन ये वाली है और आप ये लगवा रहे हो। नो, एनी वैक्सीन इज बेटर देन नो वैक्सीन एट दिस पॉइंट, गिवन के अप्रूव्ड हो, FDA अप्रूव्ड है या फिर हमारे ड्रैप की तरफ से जो मार्केट अवेलेबिलिटी है। हमारे यहाँ प्रोसेस स्लो है, आप समझते हैं कि सुस्त रवि का शिकार है जो वैक्सीन के हवाले से बड़ी स्पेकुलेशंस हैं, लोग इस पे बात करते हैं, क्या ऐसा ही है? यानी जिम्मेदार कौन है? अवाम को गवर्नमेंट बार बार इनकरेज कर रही है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, आप वैक्सीन करवाएं। अब आप तो इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं ना, अगर हम देहातों में चले जाएं या बहुत से शहरों में भी लोग जो हैं वो हिचकिचाहट का मुजाहिरा कर रहे हैं, क्या ये भी एक वजह है? देखिए, किसी भी माशरे में मिथ्स होती है। जैसे कोविड शुरू हुआ तो उस वक्त लोगों ने पता नहीं क्या क्या
कहा कि कोविड नहीं है, पता नहीं क्या है, तो फिर जूं जूं उन्होंने देखा कि कॉन्सिक्वेंसेस, वो लोग कहते हैं जिन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखे, वो जिन्होंने अपने कॉन्सिक्वेंसेस देखे रिश्तेदारों में, एल्डर्स में, उनको पता है कि ये इस पर टाइम लगता है। दूसरी बात यह है कि जो वैक्सीन की जो लगने की जो शरह है वो बहुत बेहतर है। ठीक है। अब इसमें दो एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट नंबर 1 है कि एज ए वफाकी वजारत सेहत NCOC के जो अरेंजमेंट्स हैं उसको हम आगे, जब हम इस्लामाबाद के हद तक बात करूँ, मैंने जो चीज़ ट्रेंड नोट की वो हमने 2-2.5 महीने तक इंतज़ार किया कि हेल्थ केयर वर्कर्स आए लगवाए, तो थोड़े से लोगों में कंसर्न्स थे, पता नहीं वैक्सीन के अंदर जैसे मतलब मिथ्स थे, लेकिन वो ब्रेक होते गए और पैरामेडिक्स ने लगवा दिए, फिर एल्डरली लोगों ने लगवाना शुरू किया, और ये बहुत बड़ी 96% ऑफ द स्केड्यूल पॉपुलेशन जो है, जो डिजर्विंग पॉपुलेशन है, उसमें स्केड्यूल में हाँ वो लगवा चुके हैं, हाँ। तो उसमें अब हमें बहुत ज़्यादा लोगों से ये ज़रूर होता है कि 65 फिर अगेन थ्रू योर प्रोग्राम हम ये लोगों को कहते हैं कि कोई भी ऐसा शख्स या खातून आपके हमसाये में, रिश्तेदारों में, कहीं पर भी हो, उनको आप करीबी सेंटर्स में भिजवाएं, वॉक इन करके, चाहे वो कहीं के भी हो, वो इस्लामाबाद के ना भी हो तो वो कहीं पे किसी और शहर से भी अगर यहाँ पर आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हमें NCOC और वफाकी वजारत सेहत की हमें क्लियर गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस हमें। अच्छा, बस एक आखिरी चीज, आपकी जो रिकमेंडेशंस हैं मैं चाहूंगी कि उसके हवाले से हमें बताइएगा कि अभी तो हमने देखा कि स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज वगैरह तालीमी इदारे बंद हैं, बाकी भी जो हमें रिस्ट्रिक्शंस इस वक्त नजर आ रही हैं, क्या आपको ये लगता है कि इस वक्त जो हालात हैं इसमें इजाफा होगा या जल्द ही हम देखेंगे कि कुछ बेहतर हो जाएगी सिचुएशन? अगर ये सस्टेन, एक होता है कि इंक्रीज पे जाना, एक होता है सस्टेन करना, एक होता है डिक्रीज होना। पिछले 20-22 दिनों के अंदर ये जब ये एकदम स्पाइक किया उसके बाद सस्टेन करके बैठा, पॉजिटिविटी अराउंड 10% तो रह रही है। आने वाले वक्तों में वी कैन नॉट से कि ये बढ़ेगा या घटेगा, ये डिपेंडेंट है लोगों के रवैयों के ऊपर, वो कितना SOPs फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि SOPs फॉलो नहीं हो रहे, तो मैं इनसे पूछता हूँ कि आप अपने घर में SOPs फॉलो करते हैं? फॉलो किसने करने हैं? आप लोगों ने करने। तो ये छोटे मोटे इश्यूज होते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स सब लोगों ने मिलके इसको लड़ना, तो मेरे ख्याल में SOPs को जो है फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर नाज़िक साहिबा, इसी बिहेवियर को मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि लोग जो नॉन सीरियसनेस हमें लोगों की जो नज़र आ रही है, बाज़ारों में जाएं, मार्केट्स में जाएं तो भरे में हैं। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से शॉपिंग हो रही है, उसके बाद ईद आ जाएगी, लोग तो किसी तरह से यानी घर बैठने पर आमादा नहीं है, और उस पे भी जुल्म ये है कि मास्क नहीं लोगों ने पहने हुए होते, और वो जिस फासले की हम बात कर रहे हैं कि समाजी फासला होना चाहिए वो भी नहीं होता। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? क्या सजेशंस होंगी आपकी तरफ से? नाहिद, देखें, हम सारे पाकिस्तानीज़ को बीइंग वायरोलॉजिस्ट मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि मैं उन्हें मशवरा दे सकती हूँ और उनको हम्बली रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप लोग SOPs को फॉलो करें, जो डिस्टेंस है, सोशल डिस्टेंस, उसको मेंटेन रखें, और ख़ास तौर से जब शॉपिंग के लिए निकलें तो मास्क पहनें, और जो मार्केट्स की टाइमिंग्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एडवाइस की हुई हैं वो फॉलो होनी चाहिए। शॉपकीपर्स अपनी शॉप्स पे पाबंदी लगा दें कि बगैर मास्क का कोई बंदा अंदर एंटर नहीं होगा, उससे काफ़ी हद तक चीज़ें सेटल होंगी। फिर उसके अलावा जो होम डिलीवरी का सिस्टम शुरू हुआ है जनरल स्टोर्स में पर्टिकुलरली, वो बहुत अच्छा है, उसमें आपका एक्सपोजर नहीं होता और आपका जो आपने मंगवानी है ग्रॉसरी आइटम्स घर आ जाते हैं। इस तरह की चीज़ें प्रैक्टिस करें। बच्चों को थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ता है कि यू कैन नॉट गो टू पार्क्स और प्ले एरियाज़, तो ये है कि आप इंडोर में कुछ हेल्दी एक्टिविटीज़ रख लें बच्चों के लिए, उनको थोड़ा सा टाइम दें, पेरेंट्स भी। बच्चे क्योंकि बड़े परेशान हो जाते हैं ना कि भाई हम अंदर बैठे हुए हैं एंड वी आर अनएबल टू गो एनीवेयर, तो इस तरह की चीज़ों में थोड़ा सा ज़रा माँ बाप अगर समझेंगे, अपने रवैयों को बेहतर करेंगे, तो वो अच्छे तरीके से बच्चों को भी हैंडल कर लेंगे। जिन जिन घरों में सीनियर सिटीजन मौजूद हैं उन घरों में भी एहतियात की ज़रूरत है कि लोग ज़्यादा ना आए जाएं। आजकल माशाल्लाह हर घर में मोबाइल फ़ोन्स अवेलेबल हैं, डिवाइसेस हैं, आप इन टच रह सकते हैं, अपने दूसरे के साथ राब्ता रख सकते हैं। ये कोई मुश्किल नहीं रह गया अब तो, पूरी दुनिया डिस्टेंसिंग है, हाँ, लेकिन ये है कि राब्ते में आप रह सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। सबको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है।
मामले की संगीनी को समझने की ज़रूरत है। फिर अल्लाह पाक, मैं कहती हूँ, सबको तौफीक अता फरमाए कि वो इस मामले की नज़ाकत को समझ सकें। उलमाए दीन जो है वो अपना रोल प्ले करें, बीच में मसाजिद में लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करें, जो कम्युनिटी आती है, क्योंकि डिपेंड करता है ना कि कौन किसकी बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से सुनना चाहेगा। और फिर जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि जिनकी अपनी फैमिलीज़ में एक्सपीरियंसेस हो गए हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जानते हैं कि कैसे लेके चलना है, SOPs कैसे फॉलो करने हैं। तो इंशाअल्लाह ताला होपफुली फ्यूचर में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी अगर हम अपने रवैयों को इम्प्रूव करते हैं तो। रवैये तब्दील करने की जी जरूरत है, जी खास बिल्कुल, तौर पर बहुत शदीद ज़रूरत है इस स्टेज पे। और ईद आती रहेगी इंशाल्लाह, ये सारे त्योहार आते रहेंगे, हमेशा जहान आते है तो हैं। जहान है, ये कहा जाता है। Exactly. अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत मुख्तसर सी चीज़, ये जो अक्सर हम सुनते हैं वैसे लोगों में कि टेम्परेचर हो गया या इस तरह से कुछ आपको हुआ, और कुछ लोगों का यह ख्याल होता है कोरोना आपको छू के गुजर गया, यानी ये भी इस किस्म की कोई चीज़ है कि आपको मालूम ना हो और कोरोना हो चुका हो, निकल चुका हो, ऐसा होता है? नहीं होते बहुत सारे इंस्टेंसेस में। अब कोविड-19 डायग्नोस तो उस वक्त होगा ना जब टेस्ट होगा, जी बिल्कुल, लेकिन उसके कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स भी हैं, उसकी अच्छा। क्लिनिकल डायग्नोसिस भी है, उसकी जो है यानी ना उन symptoms की बुनियाद पर PCR ही के आपके- बुनियाद पे या फिर एंटीबॉडी टेस्ट के जरिए भी डायग्नोसिस हो सकती है। अल्टीमेटली गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट इसका जो है वो PCR ही है। PCR ही है। PCR ही है। लोग डिफरेंट सिम्टम्स के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं। बहुत बड़ी तादाद एसिम्प्टोमेटिक भी होती है, उसमें से एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो माइल्ड सिम्टम्स के साथ, फिर मॉडरेट सिम्टम्स के साथ, फिर सिवियर के साथ, फिर क्रिटिकल के साथ। तो पता तो उस वक्त चलेगा कि जब ये, और ये छू के गुजरने वाला कोई इस तरह का ये कोई वायरस का concept हमें नहीं कोई, है। मेरे ख्याल में आप ठीक है, यानी एक आम आबादी में इस तरह से लोगों की, देखिए ना वो मिक्स है, बहुत सारे लोगों के वो ख्यालात होते हैं और अक्सर हम ये सुनते भी हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो आप क्रिटिकल और ये सारा इस तरह से कर रहे हैं इस वक्त, अगर आप थोड़ा सा हमसे शेयर कर सकते हैं कि जो हमारे इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे कितने क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, वहाँ पे कितना बर्डन है इस वक्त? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस्लामाबाद बहुत एक कॉम्प्लेक्स स्टेशन इस तरह से भी है कि ये मेडिकल जो टूरिज्म है उसका हब है। ठीक है, आपके नेबरिंग जितने भी एरियाज हैं वहाँ से पेशेंट्स एडमिटेड होते हैं। आपके गिलगित बल्तिस्तान, KP से भी, पिंडी से भी बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट सीख करने के लिए आते हैं। और फिर ट्रांजिट का बहुत बड़ा, जो आप बस सर्विसेज देखें, फ्लाइट्स देखें, लोगों का मतलब इस तरह से उधर जाना, बहुत सारे लेवल्स के ऊपर इस्लामाबाद बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन जो इस वक्त पेशेंट की जो एक्टिव केसेस होते हैं वो डिफाइन करते हैं कि कितने लोग अगले 10 दिनों में हॉस्पिटल जाएंगे, और उनमें डिपेंडिंग अपॉन माइल्ड सिम्टम्स कितने हैं, मॉडरेट कितने लोग हैं, सिवियर कितने हैं, और फिर उसके बाद क्रिटिकल, और फिर उनको वेंटिलेटर की कितने की जरूरत पड़ेगी। अभी तक चूंकि फील्ड के ऊपर जो है कोविड के एक्टिव केसेस ज़्यादा हैं, और वी आर एक्सपेक्टिंग कि आने वाले दिनों में मजीद हमें हॉस्पिटल्स के ऊपर बर्डन पड़ेगा, लिहाजा उसको अवॉइड करने के लिए ईद फिर आती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब त्योहार खुशियाँ आते फिर आते आते रहेंगी, हैं। आप जिंदगी मनाते रहे तो मेरे रहेंगे। ख्याल में ये और भी अगले साल भी कर लें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़हीम ज़िया साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे, और डॉक्टर नाजिश बोस्तान साहब हमारे साथ मौजूद थी। इस वक्त जो सिचुएशन है ओवरऑल उस पर हम बात कर रहे थे कि करंट सिनेरियो क्या है, और ख़ास तौर पर ये जो बताया जा रहा है कि एक तो वैक्सीन ज़रूर करवाएं, और दूसरा जो लोग अभी वैक्सीन नहीं करवा पा रहे हैं, जिस तरह से एक हमें बताया गया है कि 60 से 65 साल या ऊपर से उसके ऊपर से जो लोग हैं उनकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हुई और उनको वैक्सीन तकरीबन हो चुकी है, और अब 50 से 60 साल के दरमियान के जो लोग हैं उनको, उस एज ग्रुप को जो है उनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है। बाकी लोगों की बाद में बारी आएगी। प्राइवेटली कितने लोग वो जो प्रोसेस जो है प्रॉपरली जब स्टार्ट होगा वो वैक्सीन लगवा सकते हैं, ये सारा प्रोसेस चलेगा। लेकिन फिर भी आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। अगर वैक्सीन आपने करवा भी ली है उसके बावजूद आपको एहतियात करने की ज़रूरत है, और अब ज़हनी तौर पर ये तैयार रहना चाहिए कि एक लंबे अरसे तक आपने इसी तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, और अगर इसी तरह से ज़िंदगी गुजारनी है तो बेहतर है कि आप एहतियात करें, अपना ख्याल करें, मास्क पहनें, आप एक समाजी फासला जितना बताया जा रहा है उसको बरकरार रखें, अपने हाथों को बार बार धोएं, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अभी मुझे एक ब्रेक लेना है, इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर हम मजीद भी बात करेंगे, इकनॉमिकली भी थोड़ा सा हम इसको देखेंगे कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। मुआशी तौर पर पूरी दुनिया जो है इससे मुतासिर हुई है, हमारे जैसे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ पर सिचुएशन क्या है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। वज़ीर आज़म साहब बार बार जो है वो कह रहे हैं कि जो तरक्की
पजीर ममालिक हैं, गरीब ममालिक हैं, उनको फ्री वैक्सीन जो है वो फराहम की जानी चाहिए। कोवैक्स के प्लेटफॉर्म पे इस पर भी कुछ चीज़ें चल रही हैं और वज़ीर आज़म साहब ने ये भी कहा कि गरीब ममालिक का कर्जा भी माफ़ किया जाए ताकि इस वक्त जिस इकनॉमिक प्रेशर में वो हैं उसे उन्हें बाहर निकलने में मदद मिले। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ये रस्तों की रुकावट नहीं तोड़ेगी हिम्मत, रहें साबित कदम हम, हमें मट्टी की कसम। पेंथर टायर, पेंथर लगाओ, फिक्र मिटाओ। ये रस्तों की रुकावट नहीं तोड़ेगी हिम्मत, रहें साबित कदम हम, हमें मट्टी की कसम। पेंथर टायर, पेंथर लगाओ, फिक्र मिटाओ। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें कुछ और गेस्ट भी ज्वाइन कर रहे हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। डॉक्टर रिजवान उपल साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर, हम पहले भी बात कर रहे थे, ब्रेक पर जाने से पहले कुछ वैक्सीन के हवाले से भी हमने बात की, और थर्ड वेव के साथ साथ इस वक्त जो हम ये एक सीवियर कंडीशन देख रहे हैं और बड़ी मोहलिक भी साबित हो रही है, थर्ड वेव ट्रांसमिशन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके साथ साथ एक और ख़तरनाक सी जो चीज़ चल रही है लोगों के जहन में कि क्या हम फोर्थ वेव भी ऑब्जर्व करेंगे, क्या आगे भी ये सिलसिला चलेगा, और अगर ये फोर्थ वेव आने वाली है खुदा न खास्ता तो फिर उसे बचा कैसे जा सकता है? अच्छा, वेव हम कहते हैं कि वायरस की वजह से एकदम ज्यादा लोगों का इफेक्ट होना, तो जो हम ग्राफ बनाते हैं ना तो वो एक कर्व सा बनता है, उसको हम वेव कहते हैं। हम ये पानी की वेव की तरह नहीं कि ऊपर जाएगी तो खुद ही नीचे आएगी, इसको नीचे लाना पड़ता है। और लाया कैसे जा सकता है? SOPs के जरिए, कि मास्क पहने, वो जो सारी चीजें हम पहले दिन से कह रहे हैं, दूसरी वेव में भी कहते हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, हालांकि कई दफा क्रिटिकल बात होती है, पाकिस्तान में लोगों को जब समझाया जाता है, मीडिया, डॉक्टर सारे मिलकर, तो लोग कुछ सुनते हैं, कुछ नहीं भी सुनते। पॉलिटिकल गैदरिंग होती है, मस्जिदें, इबादत भी सारी वो नेचुरली वहाँ पे बल्कि ज्यादा फॉलो होता है। मार्केट्स में जो लोग, मार्केट्स में, मस्जिद तो नहीं मुझे कहना, ये मार्केट्स में ज्यादा, तो वहाँ पे आमतौर पर फिर दोबारा जब एक दूसरे को स्प्रेड करते हैं। और दूसरा बैड लक ये कि एकदम कंटेजियस वायरस आ गया। कंटेजियस वायरस तो वो होते हैं जो ज्यादा स्प्रेड तेजी से करते हैं। ये UK वेरिएंट, ब्राजीलियन वेरिएंट, जो वेरिएंट्स है उसकी सब टाइप्स म्यूटेट कर गए हैं। तो ये हमारी तीसरी वेव चल पड़ी। इसको अब कुछ कंटेन किया। मेरे पास जो स्टैट्स आ रहे थे, हमने 20% प्लस पे चले गए थे पॉजिटिव केसेस, अब दोबारा से 10 को टच कर गए और 10 से नीचे भी कहीं कहीं आ रहे हैं। तो ये वेव दोबारा से हल्की हल्की नीचे स्विंग कर रही है। जब ये 1% से नीचे आती है तो हम कहते हैं बेस लाइन पे अब ये वेव नीचे आ गई है। वेव उस वक्त दोबारा आएगी जब SOPs वायलेट होंगी। तो एक चीज तो तय हो गई कि चौथी वेव बिल्कुल आ सकती है। अगर हम इसको पहले तो नीचे लाएंगे तो चौथी आएगी ना, वरना तो यही वेव चलती रहेगी और ये जाती रहेगी। तो चौथी वेव को लाने के लिए पहली तीसरी को नीचे लाना जरूरी है और वो SOPs लाएंगी। दूसरी बात यह कि चौथी वेव को लाने से रोकने के फिर दो ही तरीके हैं टोटल। एक तरीका तो यह कि SOPs करते रहे। कितना अर्सा हम SOPs कर सकते हैं? मुल्क ने भी चलना है, कारोबार ने चलना है, हर चीज चलनी है, इंसान बंद तो नहीं रख सकते हम इतने साल। तो वैक्सीनेशन इज द आंसर देन। वैक्सीनेशन उसको पूरा कंटेन फिर करती है। अब जैसे देखिए डेवलप कंट्रीज ने काफ़ी ज़्यादा मुल्कों में लगानी शुरू कर दी है, हमारे इधर भी अब ट्रेंड चल पड़ा है, वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है। सो वैक्सीन जो चौथी वेव को रोकने के लिए पक्का रोकना वैक्सीनेशन इज द आंसर, टेम्परेरी रोकना SOPs जो कि पक्का सस्टेनेबल हल नहीं है। असल जो हल है वो उसका वैक्सीनेशन ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कुछ लोगों के जहन में अक्सर सवालात होते हैं, हमारे जहन में भी, कि वैक्सीन जो है वो कितनी किस्म की है, कौन सी वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव है, या फिर कुछ मिले जुले असरात हैं, ये किस तरह से, और आपको कैसे मालूम हो कि अगर आप वैक्सीनेशन आपकी हो चुकी है तो उसका असर होना शुरू हो गया? गुड क्वेश्चन। देखिए वैक्सीन टाइप्स तो बहुत सारी हैं, वो ब्रांड्स के लिहाज से मैं नाम नहीं लेता, ब्रांड्स किस कंपनी ने बनाया वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन 3 से 4 टेक्नोलॉजीज हैं। वैक्सीन होती है हम एक जरासीम की कोई फॉर्म जिससे में दाखिल कर देते हैं और हमने मुदाफ़ती निज़ाम को कहते हैं कि इसको पहचान लो, इस तरह की कोई चीज़ें तो तुमने अटैक कर देना। तो ये वैक्सीन का काम है, किसी भी वैक्सीन का। वैक्सीन तो हम बनाते हैं एक टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं मैसेंजर RNA। जो ये वायरस के ऊपर जो कोने निकले होते हैं इसको स्पाइक प्रोटीन, इस प्रोटीन का मैसेंजर RNA पैगाम दे देते हैं अंदर। उसकी एक टेक्नोलॉजी है फाइजर की वैक्सीन, जो फाइजर की हम सुनते भी रहते हैं बड़ा। दूसरी टेक्नोलॉजी आती है वेक्टर। वेक्टर होता है कि उसी स्पाइक को किसी वायरस के सर पे लगा के
जो कोरोना वायरस ने जिसम में दाखिल कर देते हैं, वो जाके जिसम कहते हैं कि ये उसका देखो ये एक स्पाइक होगी, ये आया ना तो इसको तुमने अटैक करना है। तो इसमें आमतौर पे जिस तरह हमारी वैक्सीन वेक्टर बेसिस स्पुतनिक वैक्सीन हो गई जो रशियन भी बनी है, मैं एक नाम लेता हूँ, वैसे तो बहुत सारे ब्रांड आ गए। एक और है जो तीसरी कॉमन है जो मुझे भी पसंद है, वो पुराने ओल्ड स्कूल पे बने कि पूरे जरासीम को मार दो या बिल्कुल ही अदमुआ सा कर दो, फिर उसको जिसम में दाखिल कर दो। तो वो जरासीम बीमारी तो नहीं काज कर सकता कभी भी क्योंकि डेड वायरस है, लेकिन वो हमारी मुदाफित को कहेगा कि इसको पहचान लो, इस तरह का है तो इस पर अटैक करना है। सो वो तीसरी टाइप है। सो वन इज मैसेंजर आरएनए, दूसरी होगी जिस तरह वेक्टर बेस्ड स्पुतनिक होगी, और तीसरी चाइनीज जो कॉमन आ रही है साइनोफार्म पाकिस्तान में भी उन्होंने दी। तो ये 3 किस्में हैं। अच्छा, वैक्सीन कोई भी हो जो आप पूछ रही थी कि कौन सी अच्छी है कौन सी, सारी अच्छी हैं, ये इफेक्टिवनेस सबकी है, यानी ये ज़हन में ना आप शुबहात रखें कि शायद किसी का ज्यादा असर होगा किसी का कम होगा। अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये मेरे नज़दीक गैमिक्री ज़्यादा होती है कंपनीज की कि कोई कह रही है 95% हम है, कोई कह रहे 66% वो हैं। मेरे नज़दीक सारी की सारी वैक्सीन 100% इफेक्टिव हैं क्रिटिकल डिजीज से बचाने के लिए। क्रिटिकल ये कि अस्पताल में कोई मरीज नहीं गया जिसको वैक्सीन लगी है। सो 100% ये तो पक्की बात होगी। हाँ, यानी ये कंफर्म है। यस। दूसरा जो 66% किसी को कहते हैं ना, वो जिस मुल्क में जिस जगह पे जिस टाइम पे हुई कि हमने 100 मरीजों को वैक्सीन दी और देखा कितनों को हुए, उस दिनों हो सकता है वायरस ही बड़ा थोड़ा था, वेरिएंट भी नहीं था, जिस तरह फाइजर का हुआ तो वो तो 95% ही आएगी। दूसरा हमने जिस तरह ये स्कैन साइनोफार्मा या स्पुतनिक वैक्सीन चेक की या एस्ट्राजेनेका चेक की गई, वो चेक की उस वक्त की जब वेरिएंट्स बहुत ज़्यादा थे, ब्राज़ील में या साउथ अफ्रीका में भी किया गया, तो उसकी आई एफिकेसी कहीं 76% या नीचे 70 से प्लस माइनस तोड़ने का कम है। लेकिन एक फैक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको जो भी वैक्सीन लगी है वो 100% बच गया है क्रिटिकल डिजीज से, ये अस्पताल नहीं हो गया, नहीं गया। तो डॉक्टर साहब फिर वही जो बात पहले की कि कैसे आपको ये मालूम होगा कि इसके असरात शुरू हो गए हैं, एंटीबॉडीज जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं, कैसे एक आम आदमी को कैसे समझ में आएगा कि वैक्सीन चले फर्स्ट डोज लग गई है, सेकंड भी लग गई है 21 दिन के बाद, तो क्या असरात उसके होंगे? देखिए, बॉडी को कोई खास असरात नहीं आते पहले दिन तो, जब हम टीका जब जिसको भी लगाते हैं बहुत कम। कुछ लोगों को जब हमारी बॉडी इम्यूनिटी बनाती है ना, रिएक्ट करती है, तो हो सकता है अगले दिन फीवर, हल्का सा जिस्म में दर्द या सर दर्द वगैरह हो, लेकिन कोई और बीमारी नहीं होगी। नहीं, ये आप लोगों नहीं, ये भी इंटरेस्टिंग है, ये भी एक चीज है ना, लोग ये समझते हैं कि शायद ये वैक्सीन लगवाएंगे, हमें नहीं मालूम ये कैसी वैक्सीन है, हम बीमार ना हो जाएं, पता नहीं आगे जाके इसके क्या असरात होंगे हमारी बॉडी। इसको मैं सेपरेटली इसके बाद जवाब देता हूँ। पहले जो आपने पूछा ना, जो पहला पॉइंट था कि हमें पता कैसे चलेगा, जब हम वैक्सीन लगाते हैं तो यूजुअली 2 किस्म के होते हैं। एक तो हम पहले लगाते हैं और फिर हम दूसरी डोज लगाते हैं, 21 दिन से लेके और 90 दिन तक भी जाती है, जो उसको बूस्ट करती है, उसको बूस्टर डोज कहते हैं। तो एकदम से एंटीबॉडीज बनती है। एंटीबॉडीज वो हैं जो कि जरासीम के खिलाफ लड़ने में मेन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज भी हम उसको कहते हैं, और उसको हम स्पाइक प्रोटीन एंटीबॉडीज कहते हैं। बल्कि यहाँ मैं जरूर एक चीज का तस्करा कर दूं, जो आपने सवाल पूछा ना कैसे पता चलेगा। आमतौर पर अब टेस्ट किया भी जाता है एंटीबॉडी टेस्ट, लेकिन वो खास तौर पे पेशेंट्स को, डॉक्टर्स को पता होना चाहिए कि स्पाइक प्रोटीन एंटीबॉडीज टेस्ट करना है। स्पाइक प्रोटीन एंटीबॉडीज जो मैंने भी पेशेंट्स में देखा है, जिनके लेवल अच्छे बन चुके होते हैं वैक्सीनेशन के बाद या इवन बीमारी के बाद भी स्पाइक प्रोटीन एंटीबॉडीज बन जाती हैं, उन लोगों को यूजुअली स्वीयर डिजीज या होती नहीं है, या होती भी है तो बड़ी माइल्ड सी डिजीज होकर गुजर जाती है। तो हमें कैसे पता चलेगा? हम अपने ब्लड टेस्ट 3 वीक्स के बाद, आफ्टर या 2 वीक्स के बाद सेकंड डोज लगी, उसके दूसरे से तीसरे हफ्ते पे जाके स्पाइक प्रोटीन एंटीबॉडीज करवा लें। अच्छा, स्पाइक प्रोटीन एंटीबॉडीज आप करवा लें दूसरे या तीसरे हफ्ते में, दूसरी डोज लगने के बाद। एग्जैक्टली। और वो जो आपको स्पाइक प्रोटीन एंटीबॉडीज का लेवल है ना, वो यूजुअली मैं अक्सर जो लोगों का तो 100 की फिगर देने में, टोटल एंटीबॉडीज मुख्तलिफ लैब्स मुख्तलिफ तरीके से देती है, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी, लेकिन टोटल एंटीबॉडीज अगर हम रोश, मैं नाम भी ले लूंगा कि रोश का एक उस पर 100 से ऊपर होनी चाहिए। और अगर हम स्पेसिफिक आईजीजी स्पाइक प्रोटीन करें, ये थोड़ा टेक्निकल है लेकिन बताने का फायदा होगा लोगों को, आईजीजी स्पाइक करें तो वो थोड़ा सा लेवल उससे कम या डिफरेंट होगा। ये एक खास लेवल पे अगर बनी हो, फिर इसको महीने 2 महीने बाद दोबारा देखने की, क्योंकि कई लोगों की मैंने खुद जो एक स्टडी भी कर रहा हूँ उस पर, वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे भी आती है। तो उस बुनियाद पे कई दफ़ा हमने देखा कि कई लोगों को 3, 4, 6 महीने के बाद वैक्सीन के बावजूद कोरोना हुआ भी है, लेकिन वो उतना स्वीर फिर भी नहीं होता भी है, तो वो क्रिटिकल वो भी नहीं हुआ कभी भी। वो भी हफ्ता 5 दिन घर में रहे, थोड़ा सा बुखार हुआ, खांसी भी हुई, बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं आए, किसी को क्रिटिकल नहीं, वो भी नहीं हुआ।
तो 6 महीने तो के फिर बाद आपको दोबारा से वैक्सीन लगवानी पड़ेगी? yes, हाँ, बिल्कुल, ये थोड़ा सा yes. बता दें कि अगर आपने वैक्सीन एक डोज लग गई आपको और उसके बाद आप पॉजिटिव हो गए कोविड पॉजिटिव, फिर आपको नए सिरे से वैक्सीन लगवानी है? यस अब मुख्तलिफ वैक्सीन का मुख्तलिफ भी है, जिस तरह ये किल्ड वैक्सीन जो साइनोफार्म वैक्सीन है, ये हम देख रहे हैं, जो मैंने भी ऑब्जर्व किया कुछ पेशेंट के डेटा के ऊपर, जो कि बड़ा लिमिटेड डेटा अभी कुछ 70-80 पेशेंट्स के ऊपर है, कि कुछ अरसे के बाद ये एंटीबॉडीज 3rd वीक के बाद ऊपर जाके और आहिस्ता 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 तीसरे चौथे महीने पे जाके नीचे आना शुरू हो जाती हैं, तीसरे महीने पे। तो उस पे तीसरी डोज, और अभी रिसेंटली मुझे पता चला चाइनीज अथॉरिटीज ने भी कुछ कहा है कि तीसरी डोज साइनोफार्म की बेशक लगवा लें, विच इज साइनोफार्म की तीसरी डोज भी लगवा सकते हैं? यस। तो आज हम डॉक्टर्स दुनिया में ये नहीं कह सकते कि क्या हर साल लगानी होगी। मैं अब आपसे यही पूछने वाली थी आगे कि जब हमारे जहन में अब एक परसेप्शन ये बन रही है कि हमें कई सालों तक इसके साथ रहना पड़ेगा, तो क्या फ्लू शॉट्स की तरह हमें इसको भी बार बार लगवाना पड़ेगा हर साल, या 3-4 साल तक, ये कैसे होगा? ये 3 साल तक तो मेरे ख्याल है चलेगा, क्योंकि ग्लोबल देखिए दुनिया की जितनी आबादी है अभी फुल एक्सपोज भी नहीं है, हालांकि बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन जब इनको सब हम इम्यूनाइज कर देंगे, विच इज 60%, हम सब की जब बात करते हैं तो 60% की बात, तो समझे कि उसके बाद ऐसी होगी जिस तरह फ्लू का हमारे लिए रह गया, तो ये फ्लू के लेवल पे आ जाएगा, तो इतना रहेगा नहीं, हर्ड इम्यूनिटी जिसको हम कहते हैं, एक चीज। दूसरी बात यह है कि उस दौरान कुछ इलाज भी आ चुके होंगे, कुछ आ भी गए हैं, कुछ अभी रिसेंटली ब्रिटिश उन्होंने इंस्टीट्यूट्स ने निकाले हैं जिसमें नेजल स्प्रेज आए हैं एंटीवायरल, कुछ अभी और भी हैं जो स्टेज 2 ट्रायल्स को कवर कर चुके हैं, जो कि 5 दिन में वायरस को मार देते हैं, घर में भी इलाज किया जा सकते, ओरल फॉर्म्स एंटीवायरल, तो कुछ वो भी चीज़ें आ चुकी होंगी। तो आई एक्सपेक्ट कि 1 साल तक तो हमें इससे बचना है, वायरस की वैक्सीन ज़रूर लगानी है, दूसरे तीसरे साल जाके इतनी हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी होगी कि ये इस तरह का वायरस, ये थ्रेट नहीं रहेगा, जिंदगी पूरी तरह से चल रही होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिजवान उप्पल साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थी, और ओवरऑल जो सिम्टम्स हैं ओवरऑल उसके हवाले से भी हमने बात की, वैक्सीन के हवाले से बहुत सारे सवालात लोगों के जहन में हैं, कुछ लोग रिलक्टेंट हैं, नहीं लगवाना चाह रहे कि शायद इसके कोई साइड इफेक्ट होंगे। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में वो सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है और बताया है कि वैक्सीन से इतना फ़ायदा आपको ज़रूर होगा कि खुदा न खासा आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं होगी, किसी भी क्रिटिकल कंडीशन को आप फेस नहीं करेंगे, तो वैक्सीन जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो आप लगवाएं। और बाकी लोग जो हैं ओवरऑल अगर वैक्सीन के बाद भी एहतियात आपने ज़रूर करनी है, और मास्क जो है वो पहनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मास्क पहने, समाजी फासला बरकरार रखें, अपने हाथ धोते रहें, सैनिटाइज करें। इसके साथ आप कहीं भी जा सकते हैं, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जो है उसको जारी रख सकते हैं। लेकिन अब जब हम न्यू नॉर्मल की बात करते हैं तो फिर ये चीज़ जहन में रखें कि इसके साथ हमने अगर ज़िंदगी गुजारनी है और एक लंबा अरसा गुजारना है तो फिर इसके बगैर कोई हल नहीं है, कोई गुजारा नहीं है कि SOPs को फॉलो करें। इसके साथ ही नाहिद चौधरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।